नमस्कार दोस्तों। यूरोप वो कंट्रीज हैं जो कहती थी कि भारत को हमने तंग करना है, यहाँ पर टू एंड हाफ फ्रंट वॉर शुरू करवानी है। कभी पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश को और कभी चाइना को उकसाया गया। यहाँ तक कि जो भारत के अंदर भी 30 करोड़ जिहादी हैं, उनको सबको उकसाने की कोशिश करते रहे कि आप जाइए, सड़कों पर आग लगाइए, भारत की गवर्नमेंट को स्टेबली काम नहीं करने देना है। आज वही यूरोप जो हमारे यहाँ पर दंगे करवाने की और वॉर करवाने की एक मुहिम छेड़कर बैठा था, खुद कटघरे में खड़ा हो गया। यूरोप के अंदर आपको सुनकर खुशी होगी, मैं हैरानी वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि यह कर्मा है। जो किसी के सामने करेगा उसके साथ ही होगा, इसलिए खुशी से बता रहा हूं कि आज यूरोप टू एंड हाफ फ्रंट वॉर में घिर चुका है। अब ये टू एंड हाफ में हाफ तो आपको पता ही है, जो देश में हमारे भारत के अंदर हाफ फ्रंट है, वही हाफ फ्रंट अब यूरोप के अंदर हावी होना शुरू हो गया। लेकिन टू ये टू फ्रंट कौन है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे संजीव जी के साथ। ये एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बोल रहा हूं बेहतरीन डेवलपमेंट्स हैं जो यूरोपियन के ऊपर हो रही हैं और होना भी चाहिए था। ये हमेशा चाहते थे कि दूसरी कंट्रीज में टू नेशन थ्योरी बने ताकि वो आपस में लड़ते रहे, कभी सुख चैन से जी नहीं सके। अब यही टू नेशन थ्योरी के मास्टर्स, अब इनकी कंट्री में टू नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट की जाएगी बाय टू सुपर पावर्स अलोंग विथ द हाफ फ्रंट। अब आज बात करते हैं ये क्या हो रहा है यूरोप के साथ, यानी कि गोरों का मुंह काला होना तय है। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, यूरोप जो हमेशा बोलता था टू नेशन थ्योरी, दूसरे कंट्रीज में आग लगा के रखो, आपस में लड़ा के रखो, आज खुद कटघरे में है, खुद डिसइंटीग्रेशन होने की कगार पे है। और यूरोप अपने आप को ऐसा लगता है लाचार फील कर रहा है, भीख मांग रहा है। आज कभी अमेरिका से, कभी आपस में मिलकर बोलते हैं आइए हम मिलकर अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो बोलता तेरे पास कितनी गोलियां हैं, वो कहता मेरे पास एक। तेरे पास कितनी है, कहता मेरे पास भी एक। तो हमें चाहिए 100। अब 100 में क्या हो रहा है कि एक एक करके दो, और पता लगा गोली भी जो है वो सिर दर्द की थी, बंदूक में चलाने वाली गोली ही नहीं है, सिर दर्द की गोलियां लेके बैठे हैं। सर, यूरोप का होगा क्या, और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शन आप करते हैं उसके हिसाब से व्हाट इज दिस सिक्योरिटी कंसर्न व्हिच इज ग्रोइंग इन यूरोप? सुमित जी, पहले थोड़ा सा आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा कि देखिए, यूरोपियन देश जैसे आपके यूके हो गया, लंदन, मतलब लंदन, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, पोलैंड, साथ में आपका स्पेन, इटली, इन्होंने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज पे कब्जा करके रखा हुआ था, उनको गुलाम बना के रखा हुआ था, चाहे वो यूरोप में या एशिया के अंदर है। और हम लोग भी कम से कम कई कितने 100 साल तक तो इनके गुलाम बने रहे हैं। सबसे ज्यादा समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, ये इंग्लैंड के लोगों ने निकाला है, और फ्रेंच ने भी कुछ कॉलोनीज बनाई, पोर्चुगीज ने भी कुछ कॉलोनी बनाई, स्पेनिश ने भी कुछ कॉलोनीज बनाई। अलग अलग टाइम पे वो लोग भी इंडिया के अंदर, उन्होंने भी अलग अलग एरिया में अपना कब्जा बना के रखा था। इसी तरीके से बाकी देशों में भी उनका उनका कब्जे बने हुए थे, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया पूरा उनके अंडर था। आपका पूरा 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 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उनके अंडर था। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज आपकी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उनके अंदर भी, उनके अंदर अंदर आ गई थी। तो लगभग लगभग समझिए कि पूरा पूरा दुनिया का जो नक्शा था, उसमें से 70% जो एरिया था वो इन इन कॉलोनाइजर्स के अंदर आ गया था, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स हैं। इन्होंने इन सब देशों से खूब माल माल लूटा, रिसोर्सेज लूटे, खाद्य पदार्थ लूटे। मतलब उनके टोटल जो सामान था वो लूट के अपने अपने देशों में ले जाके अपने देशों को इन्होंने विकसित करा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन वहां लेके, इन लूटे हुए खजाने के ऊपर से इन सब चीजों से वहां पे लाके। अच्छा, ये लोग तो तरक्की तो कर गए, इन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगियां भी जी ली। इन्होंने अपनी अपने 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 सोशल स्पेंडिंग भी खूब करनी शुरू कर दी। मतलब कि लोगों को फ्री एजुकेशन दे दी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इन्होंने फ्री फ्री ऑफ फ्री देनी शुरू कर दी कि इनको बहुत सारा पैसा है, यूरोपियन वे ऑफ स्टाइल जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट है, तो हम इतने ये सारी फैसिलिटीज अपने लोगों को दे के रहेंगे। चलो ठीक है, अब तक तो ठीक रहा।
मगर जैसे जैसे जो देश इनके अंडर गुलाम थे वो धीरे करके पिछले 100 साल के में जो आजाद होते चले गए, तो वो उनके रिसोर्सेज इन कंट्रीज में जाने फिर बंद हो गए। अब ये हालत आ गई है यूरोप की कि वो जितना रिसोर्सेज इनके पास था वो अब खा पी के बैठ गए हैं। जो थोड़ा बहुत सरप्लस रिसोर्स था वो अपने बैंकों से जाके इन्होंने चाइना में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब डिफेंस स्पेंडिंग के लिए इनका पैसा है नहीं, इनोवेशंस की टेक्नोलॉजी इनके पास है, मगर उस टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप करना है उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए। अब क्या था कि जैसे ही यूक्रेन की वॉर आज से 2.5-3 साल पहले शुरू हुई, तो यूरोप ने अमेरिका को अपने साथ जोड़ के नेटो का हवाला देते हुए इन्होंने उसको उसको वॉर को फंडिंग पूरी करवाते रहे। सबसे मैक्सिमम पैसा अमेरिका ने दिया और थोड़ा बहुत पैसा यूरोप ने भी दिया उसके लिए, उस वॉर को लड़ने के लिए। मगर पिछले 3 साल से वो रशिया को वहां से खदेड़ नहीं पाए। रशिया धीरे 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 कर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता गया। आज वो पूरा यूरोप यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जा करके बैठा, उसको जीत के बैठा हुआ। उसकी यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका की उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उसको पीछे वहां से हटाने की। और इसका मतलब क्या है कि अगर अगर हटाना है तो ऑल फुल फ्लेज वॉर लड़ो, हटाओ, खदेड़ो उसको पीछे नीचे पीछे। वो ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे ही जब तक जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी वो तो यूक्रेन को खूब सारा पैसा दे रहा था, मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वहां पे अमेरिका में आई, उसने कहा कि बेफालतू का पैसा क्यों दे रहे हैं, किस बात के लिए जंग लड़ रहे हैं हम, तो वजह तो होनी चाहिए ना जंग लड़ने की। क्या इसमें हमने हासिल, अमेरिका ने क्या हासिल करा? अमेरिका ने सवाए पैसा स्पेंड करने के अलावा कुछ और तो कुछ हासिल नहीं करा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ पीछे हटा लिया, कहते कि आज के बाद मैं फूटी कोड़ी नहीं दूंगा यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए। और ना ही मैं यूरोप को जो है वो अपना अम्ब्रेला दूंगा कि भैया कि अगर कि वो मेरी हमारी सपोर्ट चाहते हैं कि हम उनको एक अम्ब्रेला दें कि कल को कोई उन पर अटैक होता तो हम उनको बचाने के लिए आएंगे। तो भाई साहब एक काम करो कि जितना डिफेंस स्पेंडिंग में मैं पैसा खर्च रहा हूँ इस एरिया के अंदर, तो यूरोप को बचाने के लिए, यूक्रेन को बचाने के, उतना पैसा तुम भी स्पेंड कर लो। बराबर की स्पेंडिंग होगी तो मैं बीच में आऊंगा, अदरवाइज मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो बाकी सब ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हम इतना पैसा कहां से लाएंगे, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो ये अमेरिका ने कहा चलो ठीक है, नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है फिर मैं पीछे हटता हूं, तुम देख लो, तुम्हारा जाने काम। अमेरिका ने ये बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने उसने सीधा कांटेक्ट करा पुतिन के साथ रशिया में कि भैया कि ऐसे ऐसे जंग को खत्म करना है, और इसके अंदर जो भी फैसला, जंग जो भी खत्म होगी उसमें यूक्रेन का हम क्या करेंगे फैसला ले लेंगे। कुछ तुम रख लेना, कुछ हम एरिया को संभाल लेंगे, हम इसको मिल बांट के अपना इस यहाँ से जो रिसोर्सेज होंगे यूज कर लेंगे और यहाँ पे नई सरकार को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनते ही यूरोप की ठिसी पिसी गुल हो गई। अब वो करे तो करे क्या? उन्होंने देखा अमेरिका तो अपने हिसाब से चल रहा, अब तो हमारे साथ चल ही नहीं रहा। जो टोटल जो डीप स्टेट की जो प्लानिंग थी कि ये आर्म्स लॉबी से पैसा कमाने की या यूरोप को अपने एक अपना दबदबा बनाए रखेंगे अमेरिका का पैसा इस्तेमाल करके, वो खत्म हो गई। तो अब यूरोप के जितने देश थे वो आपस में संगठित हुए। उन्होंने, उनके सब लीडर्स की आपस में मीटिंग हुई कि हम इसको सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, तो और इसको इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं। जैसे ही पुतिन को पता चला कि इस तरह की बातें हो रही हैं, उसने खुलेआम धमकी दे दी कि अगर तुम ये काम करने की कोशिश करोगे तो मेरी तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट आपको दे रहा हूं मैं अभी से ही कि भैया पीछे हट जाओ, ये काम मत करो, अदरवाइज मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। ठीक है ना? तो अब ये सुने तो उसके बाद वो फिर से इनकी मीटिंग हुई कि करना है तो अब क्या करना है। तो अब ये तकलीफ ये आ रही है जो आपने शुरुआत में सवाल करा था कि यूरोप के लिए अब 2.5 फ्रंट कौन से बन गए हैं कि जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। सबसे पहला फ्रंट तो उसको फेस करना पड़ रहा है रशिया और चाइना का कंबाइंड फ्रंट, जहां पे रशिया ऑलरेडी लगातार यूक्रेन के अंदर वॉर छेड़े रखा है। जब चाहे वहां पे बमबारी कर देता है, जब चाहे जो किसी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जब चाहे पे अपने आर्म्स पर्सनल भेज देता है, चाहे सुरंग के थ्रू भेजे या पाइपलाइन के थ्रू भेजे, कैसे भी करके वो अपना अपना दबदबा बना के रख रहा है। रशिया को जो भी कमी पड़ रही है पैसे की, आर्म्स की, एम्यूनिशन की, वो काफी हद तक चाइना उसको पूरा कर रहा है एज उसका अलाइड पार्टनर बन के। नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स दे रहा है, ईरान अपने ड्रोन्स बना के दे रहा है, और भी ग्रेनेड और गन्स वगैरह बना के दे रहा है। तो ये जो तिगड़म है, ये चौकड़ी है, इसको यूरोप समझ नहीं पा रही इसको हैंडल कैसे करे। ठीक है ना? ठीक है, मेन उसमें सपोर्टर जो है वो रशिया का सबसे बड़ा चाइना है आज की डेट में। दूसरी बात, दूसरा फ्रंट जो खड़ा हो गया है वो हो गया यूएसए का,
कि अगर यूएसए इसके स्पेंडिंग, डिफेंस पे स्पेंडिंग नहीं करता है, या यूएसए का जो एक अम्ब्रेला था यूरोप के ऊपर कि उसको उसको बचा के रखेगा, तो वो अगर अम्ब्रेला हटा देता है तो वो रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट से कैसे सामना करेंगे? क्योंकि वजह क्या है कि आज की डेट में यूरोप की जो मिलिट्री रेडीनेस की इशू बहुत बड़ा है। उनकी उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है पहले के मुकाबले वीक हो गई हैं। उनकी मिलिट्री फोर्स श्रिंक हो गई है। उनकी की जो लैक ऑफ मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो पहले के मुकाबले कम हो गया। ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री की लड़ाई करने की क्षमता नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अपने हमने देखा था कि भैया पूरे की फ्रांस की भी फौज अच्छी लड़ी थी, जर्मनी की भी फौज अच्छी लड़ी थी, लंदन यूके की फौज भी लड़ी थी, इटली भी लड़ा था, काफी पोलैंड भी लड़ा था, सब लड़े थे। मगर आज की डेट में उस बात को कई साल निकल चुके हैं। क्या तब से लेकर अब तक उनकी डिफेंस स्पेंडिंग कम होती गई है, उनकी उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग कम होती गई है, उनके उनके उन्होंने मिलिट्री में लोग कम भर्ती करे हैं। क्या इतने मिला भी लेना तब भी वो मिलकर रशिया की फौज से मुकाबला नहीं कर सकते, उतनी फौज इतनी बड़ी है नहीं। ऊपर से अगर एक एक फ्रंट और खुला हुआ है, जो जिसको जिसको ढाई फ्रंट कह रहे हो, जो आधा फ्रंट जो आप कह रहे हो, वो है जो मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने भर भर के इन्होंने माइग्रेट करवा के अपनी कंट्री में बसाया था। आज वो ही इनके लिए नासूर बन के बैठ गए हैं। वो इस हिसाब से नासूर बन के बैठ गए हैं कि जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इन देशों में बढ़ गई है, वो वो अब इनके इनके रूल्स और रेगुलेशन को मान नहीं रहे। वो अपने शरिया लॉ को ही लागू करने की बात कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे जिहादी ग्रुप मेंटेलिटी वाले लोग वहां पहुंच गए हैं, जो दिन रात यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। जैसे यूके के अंदर तो ये हालत है कि वहां की उनकी औरतों को, बच्चियों को छोड़ते ही नहीं, वो उनके साथ वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन दबा के हो रही है। ऊपर से यूके की पार्लियामेंट के अंदर भी कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे एमपी चुन के आगे हैं। वो अपना दबदबा बना के अपने ही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे निकालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि एक फिलहाल का ही किस्सा है जिसमें बताया गया है कि जी यूके जो है वो पीओके के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों भाई, तुम पीओके में क्यों जाओगे? जबकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो पूरा पाकिस्तान बचा हुआ, कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लो, पीओके क्यों जाओगे? तो ये बेसिकली उन्हीं एमपीज के जरिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला गया, या ये बिल पास करवाए गए, जो यूके में पाकिस्तानी ओरिजिन के जो एमपीज हो उनके पार्लियामेंट में अपनी जगह बना चुके, चुन के आए हुए हैं। वो क्यों क्यों चुन के आए हैं? वो चुन के भी इसलिए आए हैं क्योंकि आज की डेट में उनकी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो यूके में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनकंट्रोलेबल हो गई है। और उसकी वजह से, उन पॉपुलेशन की वजह से, जो भी उनमें से जो एक पॉलिटिकल लीडर चुन के आता है, वो पार्लियामेंट वोटिंग पैटर्न के जरिए, मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न की वजह से वो पार्लियामेंट तक चुन के एक एमपी बन के जा रहा है। अब एमपी बन के जा रहा है तो अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन भी निकलवा रहे हैं वो। तो यूके के पार्लियामेंट में ये हालत हो गई है। आज फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, कोई ऐसी जगह नहीं पहुंची कि जहां पे जगह जगह पे ये आतंकवादी स्टाइल के झगड़े नहीं होते, रॉयट्स नहीं होते, गोलीबारी नहीं होती, एक दूसरे को सड़क पे मार नहीं रहे होते, लड़कियों को परेशान नहीं कर रहे होते, मतलब अपने लॉज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को। वहां पे लोग रात को आराम से शांति से 9-10 बजे के बाद घर से बाहर भी निकलना उनको दुश्वार हो गया है। तो ये हालत हो गई कि अब वहां पे बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो दो सिविलाइजेशन के बीच में हो गया, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम। और वो वहां की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है इस चीज से परेशान हो गई है कि इन लोगों से डील करा जाए तो कैसा करा जाए। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो गया, एक ऑल आउट वॉर का जोन क्रिएट हो गया। आने वाले दिनों में आप हो सकता है सिविल वॉर का ही रूप ले ले, रॉयल्स का रूप ले ले, आर्जनी का रूप ले ले, बट ये होके रहेगा। आप आपस में मारकाट इनकी मचेगी। तो यूरोप ढाई ढाई जगह से गिर गया है। एक तो से रशिया से नहीं डील, रशिया और चाइना से नहीं समझ पा रहा कि कैसे डील करना है। रशिया ने टोटल उनका जो नल है एनर्जीज का, चाहे वो ऑयल का है या गैस का है, उसने बंद कर दिया यूरोप के लिए। ऊपर से चाइना बैकडोर में बैकग्राउंड में बैठा हुआ रशिया का पूरा सपोर्ट दे रहा है इधर यूक्रेन वॉर को बनाए रखने के लिए, और यूरोप का जितना भी खजाना है उस वॉर के अंदर पूरी तरह खत्म करवाने के लिए। तीसरी तरफ से अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि मैं तो पैसा खर्चता नहीं, भी तुम्हें अपनी जंग लड़नी तो लड़ लो, मैं मेरा 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 जो अम्ब्रेला जाता, प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला तुम्हारे ऊपर था, वो भी खत्म है। अगर मेरा अम्ब्रेला चाहते हो तो बराबर का आप डिफेंस एक्टिविटीज मेरे साथ बराबर का मिलकर करो, तो आगे की बात करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये मुझे उस बात पे सुमीत जी याद दिलाता है कि एक बार जब रशिया यूरोप यूक्रेन की वॉर जो शुरू हुई थी, 6-7 महीने निकले थे, तो हमारे जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे यूरोप गए हुए थे।
तो वहां पे एक फोरम के अंदर इनके आपस में इंटरेक्शन हो रही थी मीडिया के लोगों से। वहां के मीडिया के पर्सन ने पूछा था इनसे कि आप जो रशिया से ऑयल ले रहे हो, तो क्या वो डायरेक्टली रशिया को आप फाइनेंस नहीं दे रहे यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करने के लिए? तो उसने जयशंकर जी ने बहुत दो टूक में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि रशिया जितना, यूरोप जितना ऑयल एक दिन में इंपोर्ट करता है रशिया से, उतना ऑयल हम एक महीने में भी इंपोर्ट नहीं करते। तो बात तो सब आप कितना इंपोर्ट करो ना, पहले आप अपनी बात तो करो। तो आप जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, क्या वो फाइनेंस नहीं करता यूरोपियन वॉर को? अब हम पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बोलते दूसरी चीज, बोलते यूरोप को बहुत बड़ी गलत फैमिली है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। बोलते मैं आप लोगों के मुंह पे बोल रहा हूँ कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। आप जानो आप किस तरीके से हैंडल करना है। हम अपने अपने अपनी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और अपनी कंट्री के बेटरमेंट को देखते हुए हम अपने फैसले लेंगे। आपके आपकी शक्ल को देख के हम फैसले नहीं लेंगे। यूरोप की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो टूक जवाब जो दिया गया था, आज यूरोप को उसी चीज का समझ आ रहा है। हिस्ट्री रिपीट कर रही है। यूरोप में वही सब चीजें हो रही हैं जो उसने दूसरे देशों के साथ करा था। आज यूरोप के अंदर वही दंगे फसाद हो रहे हैं। आज यूरोप के अंदर वही जो उनके खदान है, जो उनके ट्रेडी है, उनके सोशल स्पेंडिंग की वजह से खत्म हो रही है, उनके लाइफस्टाइल की वजह से खत्म हो रही है। उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने अपने आर्मी को बनाए नहीं रख पा रहे। टेक्नोलॉजिकल डिफेंस एडवांसमेंट में धीरे धीरे वो बाकी कंट्री से पीछे होती चली जा रही है। और वो जो लाइफस्टाइल है वो पहले की तरह अब नहीं जी पा रही है, क्योंकि हर चीज बहुत महंगी हो गई है। यूरोप की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो वर्ल्ड ओवर दूसरी फैक्ट्रीज ने उनका काम छीन लिया है। और वहां पे अब एक रिसेशन का माहौल आ रहा है। एज पर एज माई प्रोडिक्शन इज कंसर्न, मैं एक प्रोडिक्शन आपके इस पर दावे से बोल रहा हूं, आप 2028 तक यूरोप को बहुत हद तक हालत खराब होते देखेंगे, बर्बाद होते देखेंगे। उसका स्विच ऑलरेडी पिछले 2 दिन पहले से ऑन हो गया, 29 मार्च से ऑन हो गया है। और ये फरवरी एंड 2028 तक चलेगा। और तब तक यूरोप के अंदर बहुत हालत आप खराब होते देखेंगे हर लेवल पे। और वॉर्स भी होती नजर आएंगी यूरोप के अंदर, जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व रहेगा। यूरोप और रशिया अगर जिस जिस तरीके से इन्वॉल्व होगा, उसमें यूरोप में तबाही मचेगी। उसमें सर, हंगरी भी इन्वॉल्व, आने वाले दिनों में आप हंगरी को भी इन्वॉल्व होते देखेंगे, पोलैंड को भी इन्वॉल्व होते देखेंगे, यूके को इन्वॉल्व भी होते देखेंगे। फ्रांस बीइंग एन ओनली न्यूक्लियर कंट्री इन द एंटायर यूरोप, वो यूरोप के रशिया की थ्रेट का मुकाबला नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में। चाहे आपस में मिलकर यूरोप थोड़ा बहुत उसको फेस करने की कोशिश करेंगे, बट ये 3 साल के पीरियड निकाल नहीं पाएंगे कि रशिया जितनी लंबी वॉर रशिया लड़ सकता है, कोई भी नहीं लड़ सकता दुनिया के अंदर। ये थोड़े दिनों का अपना दबदबा जरूर दिखा देंगे, महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने का, मगर उसके आगे का जो खेल है वो रशिया ही खेलेगा अगले 2.5 साल का। तो वो उसके अंदर ये पूरे पूरे तबाह होकर रह जाएंगे। सर यानी कि नटशल में एक ही है, यूरोप को ढाई फ्रंट वॉर फेस करना पड़ रहा है। और जो अनथिंकेबल था, अनथिंकेबल दो चीजें हुई। भारत ने जैसे बोला कि भाई आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही जैसे हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, आप तो यहां पर प्रॉब्लम्स छोड़कर गए, अब आपके लिए भी प्रॉब्लम्स आप अपनी संभालिए, और आग में घी कर डालने का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो दूसरा अनथिंकेबल था वो ये था कि अमेरिका और रशिया इकट्ठे हो जाएंगे। रशिया और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं आज की डेट में, और जितना वो इकट्ठे हो रहे हैं उतनी खलबली यूरोप में मचती जा रही है। अब ये इनका जो बुरा हाल है वो शुरू हो चुका है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ये टू नेशन थ्योरी की हमेशा बात यूरोपियंस करते थे, मुझे लगता है कि यूरोप है, यूरोप में जैसे यूके है, फ्रांस, जर्मनी, सबके अंदर ये जिहादियों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इनको चाहिए कि वहां पर टू नेशन थ्योरी के तहत इन सारे जिहादियों को अलग से कंट्री, नापाक दे दीजिए, बांग्लादेश दे दीजिए, कोई भी नाम देकर इनको अलग से कंट्री दे दीजिए। खालिस्तान भी दे सकते हैं क्योंकि उनसे भी बड़ा प्यार है यूरोपियंस को। अब ये सारे अलग अलग कंट्रीज बनाकर वहां पर सुख शांति से वो भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं को बोला गया था कि आप टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट कर लीजिए, आप भी सुखी रहेंगे, ये जिहादी भी अपनी कंट्रीज को लेकर सुखी रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अब ये टाइम आ गया है कि इंस्टेड ऑफ टू एंड हाफ फ्रंट वॉर, क्यों ना टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, यूरोप के अंदर सभी सुखी रहेंगे। सुमित जी देखिए, यूरोप का विघटन तो और आगे होना ही है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि और भी विघटन ना हो, और विघटन होगा वहां पे। कई चीजें आपस में जुड़ेंगी, कई सारी चीजें आपस में टूटेंगी भी।
मतलब और ये चीज आपको अगले 3 साल के अंदर सब कुछ होता हुआ नजर आएगा, 3 से 4 साल में सब कुछ होता हुआ नजर आएगा कि ये क्या कुछ हो रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि मैं जंग नहीं लड़ना चाहता, मेरे को जंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो रशिया के साथ उसने उसने हाथ मिलाने की बात करी है कि भाई जिसमें यूक्रेन की वॉर को रोक के वहां के यूक्रेन में उसके रिसोर्सेज को आपस में डिवाइड करने की बात करी है कि जिसपे इकोनॉमिक जितना पैसा अमेरिका ने वहां खर्चा है उसका उसका कुछ उसका उसको रिटर्न मिल सके, ठीक है। सेम चीज रशिया चाह रहा है कि भी जो जो एरियाज यूक्रेन के अंदर इस टाइप के हैं जहाँ पे रशियन रशियन बोली है, रशियन कल्चर की डोमिनेशन है, वो रशिया को वापस मिलना चाहिए। उस पर यूक्रेन का कोई हक नहीं है। तो बेसिकली यूक्रेन जो है एक खाड़ा हमेशा से बना रहेगा। मतलब चाहे डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी चाह रहे होंगे कि वॉर लड़ना, वो शायद वो नहीं भी लड़ेंगे इस वॉर को, आगे आगे फाइनेंस भी नहीं करेंगे, लड़ना भी नहीं चाहेंगे, मगर कहीं ना कहीं पे यूरोप जो है वो बाज नहीं आएगा छेड़खानी करने से रशिया से। तो अभी जो वॉर लग रही है आपको कि हाँ रुकी हुई है, कि इसमें कोई ना कोई शांति का प्रस्ताव सामने आएगा, मामला ठंड जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा और यूक्रेन और यूरोप अपने अपने रास्ते वापस लौट जाएंगे डेवलपमेंट की तरफ, मुझे ऐसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये जो पूरा जो पीरियड है यहाँ से आगे का, वो बिना वॉर के चलता हुआ नजर नहीं आ रहा सुबीर जी। मुझे मुझे वॉर तो एमिनेंट है, वो होती नजर आ रही है, हाँ कुछ टाइम की शांति जरूर बनी हुई है। अब यूरोपियंस जो सारे परेशान क्यों हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि वॉर करनी नहीं है। यूरोपियंस कह रहे हैं कि अगर वॉर नहीं करनी तो रशिया को मौका मिल जाएगा रीग्रुप करने का, फिर से और वेपन्स को डेवलप करने का, इससे पहले कि वो रीग्रुप करे, अपने और वेपन्स को डेवलप करे, हमें उसको स्ट्राइक करना चाहिए। अमेरिका कहता है कि मैं इसमें आपके पास साथ भी दूंगा। रशिया ने उस पर थ्रेट कर दिया कि अगर यूरोप उनसे पंगा लेता है या कोई भी किसी भी तरीके से वॉर को आगे बढ़ाने की बात करता है तो वो न्यूक्लियर आर्म्स यूज करेगा। उसने ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी है समुद्र में, उसने उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने ऑलरेडी अपने समुद्री बेड़े दूसरे हैं उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने अपने जितने भी एयरफोर्स के फाइटर्स हैं उसको भी उन्होंने अलर्ट पर रखा हुआ है, उन्होंने जितने भी अपने ग्राउंड फोर्सेज है उसको भी अलर्ट पे कर दिया। आर्म्स एम्यूनिशन का बैकअप जो है नॉर्थ कोरिया और चाइना और ईरान तीनों उसको देने को तैयार बैठे हैं आज की डेट में। तो इसमें इसमें ये जो पूरा जो समीकरण पैदा हो रहा है, मुझे आने वाले दिनों में लग रहा है कि यूरोप से जो है रशिया से पंगा लेने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी सिरफिरे लीडर्स हैं उनकी ईगो ईगो बीच में आ जाएगी कि हम कैसे झुक जाएं, हम तो झुकाने वाले लोग हैं, अब तक तो हमने दुनिया पे राज करा है, हम कैसे पीछे हट जाए। ये जो ईगो है ये इनको ले डूबेगी। वो उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ रशिया के साथ वो पंगा लेंगे, और रशिया उसका जो रिटेलिएशन करेगा वो यूरोप की बर्बादी वहां से शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस रिटेलिएशन में वो छोटे मोटे बम तो फोड़ेगा नहीं, पाव पाव के बम जो पाकिस्तान कहता है उसको रखिए, वो एक्चुअल में जो बड़े लार्ज डिस्ट्रक्शन वाले बॉम्ब्स हैं वही छोड़ेगा। उससे उससे वो यूरोप कभी भी उभर नहीं पाएगा। और जब डिस्ट्रक्शन होगी उसकी इनकी इंडस्ट्रीज फेल होंगी, उनके लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये जिहादी लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, आपस में क्लैशेस होंगे, सिविल वॉर्स होगी, रॉयटिंग होगी, तो आप सोच लो कि क्या माहौल बनेगा आज से 2 या 3 साल के बाद यूरोप का। वो पूरी तबाही तबाही वहां पे होके रहनी है। हिस्ट्री अपने को रिपीट करेगी, जो यूरोप ने दूसरे देशों के साथ तबाही मचाई उनके देशों में जाके, वही चीज यूरोप के खुद के साथ रिपीट होने वाली है। सर यानी कि यूरोप का द एंड शुरू हो चुका है। 29 मार्च के बाद ये स्विच और तेज हो जाएगा, हीट बढ़ती जाएगी और यूरोप जो दूसरे दुनिया में जाकर 2.5 फ्रंट वॉर बड़े गर्व के साथ बोलते थे, गर्व नहीं था इनको तो फकर होता था, क्योंकि ये उसी कौम को बड़ा सपोर्ट करते रहे, फकर वालों को। अब इनको बड़ा फकर होता था कि दूसरे कंट्रीज में हमने 2.5 फ्रंट वॉर हमने तैयार कर दी है। आज वही कर्मा इनको हिट कर रहा है। इनके कंट्री में 2.5 फ्रंट वॉर शुरू हो चुकी है। हमारे तो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे शुरू करने की, इनके यहाँ शुरू हो भी गई। यानी कि इनका 1, 2, 3 अब जल्दी होने वाला है। और ये खुशखबरी भी है, क्योंकि इनकी एंकड़ी निकालनी बड़ी जरूरी थी। और निकाल कौन रहा है, सोच के देखिए आप। चाइना, रशिया एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ, और वही आधा फ्रंट जिहादियों का इनके घर में बैठकर। और ये इम्पॉसिबल काम जो शुरू हुआ वो एक छोटी सी स्टेटमेंट के बाद जो जयशंकर जी ने दी कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम अब नहीं है, जैसे हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। तो आप खुद एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अब निपटारा ये 2.5 फ्रंट करेगा। और ये एक अच्छी खबर है दुनिया के लिए। हम भी थोड़ा सा सुख शांति से बैठ सकते हैं। थैंक यू सर।
जय हिंद एंड जय सिया राम। जय सिया राम।